किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 3 घंटे ही मिल पाते हैं, तो लगता है कि हाँ छोड़ दी जाए तैयारी, ऐसे डाउट्स आते हैं। लेकिन नोट्स नहीं बना पाती थी ना, मंथली मैगजीन मैंने कोई ली थी। जब भी आप टारगेट आप बनाते हो, आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि मुझे इस वीक में क्या करना है। हिंदी मीडियम के स्पेशली छात्रों से कहना चाहूँगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आए कुछ टाइम हो गया है, तो अभी हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एसडीएम निधि पटेल मैम का वीडियो कीजिए। तो आज फाइनली हमारे साथ मैम है, तो मैम से आज के इस वीडियो में पूरी जर्नी जानेंगे, साथ साथ पेपर वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि मैम का माध्यम हिंदी रहा है। तो पेपर वाइज जो भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आज मैम से हम जानेंगे। और उसके पहले आप लोग को बता दें, मैम का सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2022 में 15वीं रैंक के साथ हुआ और हिंदी माध्यम में दूसरी रैंक है मैम की। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी रही? जी, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गृह जनपद फ़तेहपुर से मैंने कंप्लीट करी है। और उसके बाद बीएससी किया है मैंने 2016 में यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से मेरा पूर्ण हुआ है। और उसके बाद मैंने 2 वर्ष का अपना बीटीसी का अपना कोर्स कंप्लीट किया है और वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में मेरी तैयारी चल रही थी। तो क्या मतलब यही टीचिंग लाइन में पहले का मतलब वो था, या फिर आपका पहले से ये था कि नहीं आगे एसडीएम या कुछ और बनना है? नहीं, ये चीज़ तो जब मैंने बीटीसी कर रही थी तब भी मैंने ये चीज़ प्लान करी थी कि मैं इसको कंप्लीट करने के बाद अपना तैयारी करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये जर्नी जो ऐसे रहती है थोड़ा टाइम टेकिंग रहती है। तो एक रहता है कि जब आप पहले थोड़ा अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं जब आपको, तो आप थोड़ा ज़्यादा शायद फ्रीली ये तैयारी कर पाते हैं। तो बस यही प्लान था। बाकी हाँ, मेरा टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट था। इसके अलावा मतलब इस सर्विस के अलावा और अगर कोई भी क्षेत्र था तो मैं मतलब टीचिंग में मैं अपना बेहतर कर पाती। पीसीएस के लिए आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। और माध्यम क्या रहा? हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम। तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होगा कि आप ऑलरेडी जॉब कर रही थी, कहीं ना कहीं जो टीचिंग की जॉब होती है 10 से 5, यानी काफ़ी शेड्यूल तो बिजी ही रहता है, ये मान के चलिए। तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती थी, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालती थी? देखिए, बात तो सही है, जॉब के साथ किसी भी जॉब में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो बस मेरा यही रहता था कि मैं अपने वीकली टारगेट्स बनाती थी, क्योंकि डेली टारगेट आप मुझे लगता है जॉब के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि किसी दिन आप पढ़ पाते हैं और किसी दिन नहीं पढ़ पाते। किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन 3 घंटे ही मिल पाते हैं। तो डेली का टारगेट नहीं बन पाता है। मेरा वीकली टारगेट रहता था कि इस वीक में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो वो चीज़ अगर किसी एक दिन नहीं भी पढ़ाई हो पाई है, तो मुझे ये पता रहता था कि इसको अगले दिन कवर कर लेना है। तो मेरे वीकली टारगेट्स रहते थे हर सब्जेक्ट के कि ये सब्जेक्ट मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये चीज़ मुझे रिवाइज करनी है। तो उसी हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती थी। स्कूल के बाद आके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती थी। तो आपने जब शुरुआत में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो मतलब कहीं कोचिंग का सहारा लिया था, या किस तरीके से आपकी गाइडेंस रही है? जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था बीटीसी का, तो उसके बाद मेरे पास कुछ समय था जॉइनिंग में। तो उस बीच में मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया था और मैं 2-3 महीने वहाँ पढ़ी थी। मैंने अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब कोर सब्जेक्ट वहाँ कंप्लीट किए। उसका 3 महीने के बाद मैं वापस घर आई और मेरी जॉइनिंग यहाँ पर हो गई। और उसके बाद मैं अपना जो मटेरियल मुझे मिला था वो मटेरियल और ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। ऑनलाइन सोर्सेज में आपने किन किन सोर्सेज का यूज़ किया था? ऑनलाइन सोर्सेज में एक क्रैश कोर्स मैंने प्रीलिम्स के बाद क्रैश कोर्स लिया था, चूँकि मेरा बीच में गैप हो गया था काफ़ी। तो एक होता है चीज़ें आप अच्छे से आपने पढ़ बहुत कुछ लिया लेकिन आप रिवाइज़ करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी चैनल का मैंने क्रैश कोर्स लिया था। और उससे मुझे रिवीजन में और एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें समझने में वहाँ से हेल्प हुई। और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो उसके लिए मैंने हिंदी नीडिंग टेलीग्राम चैनल पे एक मेंटरशिप ज्वाइन करी थी, तो उसमें क्वेश्चन आंसर का वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। मैम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कहीं जॉब नहीं लगी रहती है, पहली बार तैयारी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हम इतनी बड़ी तैयारी में एंटर कर रहे हैं, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। और आप तो ऑलरेडी एक जॉब में थी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा
आता रहा होगा कि हम तो जॉब कर ही रहे हैं, वहाँ जी, जाने जी। की क्या ज़रूरत। हाँ, ये बात तो सही है क्योंकि सच में कहीं न कहीं ये तो डाउट रहता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ लगती है कि शायद नहीं चीज़ें हो पाएँगी, नहीं हो पाएगा जैसा हम चाहते थे, जैसा हम प्लानिंग सोच के चलते थे वो वैसा वर्क नहीं हो रहा है। तो लगता है कि हाँ, छोड़ दी जाए तैयारी, ऐसे डाउट्स आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब आप उन डाउट्स को पार करके जब आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो मेरा भी ये चीज़ थी कि हाँ, कभी-कभी मैं भी परेशान हो जाती थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उतना, मेरी चीज़ें उतनी कवर नहीं हो पा रही हैं, तो ये तो रहता था। फिर लेकिन बस ये था कि हाँ, जब तक यही सोचा था कि जब तक मेरे पास मौका है और मैं अपनी हाँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अगर मैंने एक बार तैयारी शुरू करी है, तो जब तक मेरे पास है टाइम और मौका है, तो मैं आगे बढ़ूँगी इसमें। हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि आपका प्री का और मेंस का आप टॉपिक वाइज मतलब बताइए कि क्या स्ट्रेटजी आपकी रही और उसके लिए आपने क्या-क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? पहले प्री से स्टार्ट करिएगा। प्रीलिम्स में देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक आप ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए कि आपको उसमें कैसे भले आप पढ़ाई ये चीज़ और ये जो चीज़ है ये आप तैयारी शुरू करने के पहले ही करिए। भले आपको नहीं उसमें से सॉल्व नहीं करना है वहाँ पे आपको, लेकिन जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो उसमें से क्वेश्चंस आता कैसे है। तो आप एक बार पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5-6 साल का कम से कम गो थ्रू कर लीजिए। फिर आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप पढ़ते टाइम उसको रिलेट कर पाते हैं कि मैंने ये जो चीज़ पढ़ी है यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था या कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है। तो उसके लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ आती हैं हर सब्जेक्ट की, तो वो मैंने देखी हुई थी और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो चीज़ आपको, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं प्रीवियस ईयर की। और उसके बाद जो मेन जो बुक रही हैं, तो हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स में दृष्टि का जो नोटबुक था वो, और एक अनअकैडमी में वो सर पढ़ाते हैं, शायद शेखर सर हैं, तो उनका प्रीलिम्स के लिए मुझे उनकी कुछ वीडियोस मिली थी, तो मैंने वो उससे कुछ टॉपिक कवर किए थे। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ी थी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेसिक बुक यहाँ से करी थी और एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि का बुकलेट था पर्यावरण का, वो वहाँ से किया था। और जो यूपी स्पेशल, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है उसमें भी, हालांकि अब कुछ कम हो गया है क्वेश्चंस पूछना, लेकिन फिर भी जो भी यूपी का जो चीज़ था वो परीक्षावाड़ी और घटना चक्र से वो सफिशिएंट है, वहाँ से कवर हो जाता है। और करंट अफेयर के लिए ईयरली कंपाइलेशन घटना चक्र का, तो वो लास्ट मोमेंट पे मैंने वो पूरा रिवाइज किया हुआ था। करंट अफेयर के लिए आप मतलब डेली न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ती थी? करना चाहिए जिसके पास, मैं सजेस्ट करूँगी कि जिसके पास समय रहता है वो बिल्कुल मंथली, जैसे आप पढ़ रहे हैं डेली चीज़ें, जब मंथली एक कंपाइलेशन आता है तो वो आपका तुरंत तैयार होता जाएगा, तो मंथली एक मैगज़ीन ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन चूँकि मैं जॉब करती थी, मेरे पास इतना समय नहीं रहता था, तो मैं मंथली मैगज़ीन नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैं मंथली मैगज़ीन फॉलो नहीं कर पाई थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मैं बस पढ़ती थी, और लेकिन नोट्स नहीं बना पाती थी, ना मंथली मैगज़ीन मैंने कोई ली थी। लेकिन उसके बाद जब ईयरली कंपाइलेशन आया घटना चक्र का, तो प्रीलिम्स का मेरा कंटेंट वहाँ से हुआ। और मेंस के लिए जो करंट अफेयर का चीज़ था, तो वो फिर विज़न की जो मैगज़ीन आती है मेंस 365, वहाँ से GS2 और GS3, जिसमें करंट के क्वेश्चन GS3 से ही रिलेटेड रहते हैं, तो वो वहाँ से कवर हुआ था। अच्छा, तो मैम आप प्री ओरिएंटेड तैयारी कर रही थी तो कहीं शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाती थी कि नहीं? देखिए शॉर्ट नोट्स रहें तो बेहतर है, लेकिन वही टाइम का दिक्कत थी, तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स नहीं था। सिर्फ जैसे ज्योग्राफी में है कुछ टॉपिक, जैसे छोटे-छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन चीज़ों को आप बार-बार बुक से रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए थे, जैसे समुद्री धाराएँ या फिर लोकल इवेंट्स हैं और बाकी चीज़ें, तो ये सब छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स इनका था। पॉलिटी में है, तो जो कुछ चीज़ें लगती थी मुझे कि हाँ, ये चीज़ें रिवाइज़ करनी चाहिए, जैसे किस स्टेट का कब फॉर्मेशन हुआ और उसका ईयरली वाइज़ आप उसको सीक्वेंस में लगाए, तो इन चीज़ों का छोटा शॉर्ट नोट्स था, बाकी पूरे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स नहीं थे मेरे पास। मैं मेरा जो सोर्स था उसी में हाइलाइट करके उससे रिवाइज़ करते थे। तो मेंस का मतलब पेपर वाइज बताइए, क्या आपने बुक पढ़ी थी और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी लोग के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है PCS अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो हमें तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि दोस्तों PW ने ओनली AIS के साथ मिलकर अपना सक्षम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है। ये बैच 69 BPSC तथा UPPSC 2024 के लिए फाउंडेशन बैच है। बैच बाइलिंगुअल होने वाला है, जहाँ पर लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं।
जहां आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ फ्री मैगजीन तथा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों ये बैच 1 जून 2023 से स्टार्ट हो गया है और अभी इसका प्राइस रखा गया 3,999 रुपये, जहां पर यदि आप हमारा कूपन कोड स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को इंस्टेंट 999 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अब देर किस बात की दोस्तों, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। देखिए मेंस में GS1 तो उसके लिए मैंने बताया हिस्ट्री के लिए दृष्टि का बुक था, और ज्योग्राफी के लिए मेंस में मैंने पी महेश सर के नोट्स पढ़े थे और उससे हेल्प हुई थी। और बाकी चीज़ें जो भी रहती हैं जो हमें इंडिया वो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो वो भी दृष्टि का बुकलेट था, वहाँ से मैंने कवर किया था। बाकी चीज़ें जो सोसाइटी वाली रहती हैं तो वो विज़न का मैगज़ीन, और वहाँ से जो भी करंट के इश्यूज़ थे तो वो वहाँ से कवर किए थे। और GS पेपर जो 2 है उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन था वो तो लक्ष्मीकांत बेसिक रहा है, और लेकिन जो घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं तो उससे भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वहाँ पे दिया होता है। मेंस के लिए वो अलग बुक आती हैं घटना चक्र की, तो उससे हेल्प मिली थी। और मेन जो डायनेमिक सबसे ज़्यादा डायनेमिक रहता है आपका GS पेपर 3। शुरुआत में मुझे लगता था कि ये बहुत डायनेमिक है, सबसे ज़्यादा तो इसी में प्रॉब्लम है और इसमें तो बहुत ही कम मार्क्स आएंगे, लेकिन जब वो चीज़ें जब धीरे धीरे समझ में आई तो कि फिर आपको स्टैटिक के साथ साथ वहाँ आपको अपना करंट का डेटा फैक्ट्स ये सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो विज़न की 365 जो मैंने बताया मैगज़ीन, जब वहाँ से मैंने अपने उस स्टैटिक सेक्शन में उससे करंट की चीज़ें ऐड करी, और जब मैं टेस्ट सीरीज़ लिखती थी तो मुझे उसका रिज़ल्ट वहाँ पे दिखता था कोचिंग में कि हाँ वो मेरे को हेल्प करी वहाँ पे। और GS पेपर 4 एथिक्स का जो था वो मैंने विकास सर के नोट से कंप्लीट किया है, और ऑप्शनल वो हिंदी लिटरेचर था तो वो भी मैंने विकास सर का नोट्स जो परचेज़ किया था उससे मैंने नोट्स से वो कवर किया है। और साथ में जो क्रैश कोर्स मैंने बताया कि जो एक शॉर्ट नोट्स था तो वो मैंने UPSC हिंदी चैनल से के माध्यम से किया। और बस मेन चीज़ जो रहती है आपकी आंसर राइटिंग की, तो उस पर आपको पढ़ने के साथ साथ उस पर बहुत वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसमें अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, आपको जितना भी नॉलेज हो वो चीज़ें आपको हेल्पफुल नहीं रहेंगी। तो कोचिंग यही था, उसके लिए जो एक सोर्स था वो टॉपर्स कॉपी, वो सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है। कोई कितना भी आपको बताएगा ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको सामने वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो कि एग्जैक्टली सच में कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए मैंने टॉपर्स कॉपी से वहाँ मैंने उनको पढ़ा कि कोई भी चीज़, हाँ जो भी चीज़ मुझे पता थी वो चीज़ वो लिखी है, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट करी गई है। तो ये वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली कि आप पूरा चीज़ आप पैराग्राफ में नहीं डाल सकते हैं, वो बहुत लंबा सेंटेंस भी हो जाता है और देखने में भी ऐसा एक उबाऊ लगता है वो पढ़ने में भी। तो आप जब प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, आप कम शब्दों में अपनी ज़्यादा ज़्यादा बात कह पाते हैं। तो आंसर राइटिंग इसका बहुत वो है, और इसके लिए तो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ज्वाइन करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जैसे एक टेस्ट सीरीज़ आप घर पे बैठ के भी लिख सकते हो, लेकिन इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको इवैल्यूएशन नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, तो आप अपनी कमियां नहीं जान पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मेंस में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ 3 घंटे में बहुत चुनौती भरा रहता है कि आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो जब तक आपकी उसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी, आप ये सोच के नहीं जा सकते कि मुझे आता है और मैं वहाँ पर कर ही लूँगा जब मेरे पास कंटेंट है। तो आपने कहाँ से ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज वगैरह, प्री और मेंस का? मैंने प्री का टेस्ट सीरीज़ तो मार्केट से परचेज़ किया था, GS वर्ड, दृष्टि, ध्रुव, इन सब कोचिंग का रहता है, तो 2-2 पेपर सबके लगाए थे। और मेंस में मैंने दृष्टि और GS वर्ड से टेस्ट सीरीज़ ली थी। UPSC हिंदी चैनल के भी 2-3 टेस्ट मैंने लिखे थे। तो मैंने टेस्ट तो काफ़ी लिखे उस 3 महीने में, बस इस प्रैक्टिस के लिए कि 3 घंटे में, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ गया कि मैं 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं टेस्ट तो मैं तब तक लिखती रही। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पर हिंदी का पेपर होता है और ऐसे का पेपर होता है, जी। उसके लिए आपने क्या मतलब कंटेंट यूज किया था? हिंदी के लिए देखिए कि मेरा हिंदी में अध्ययन रहा है, तो जो हिंदी ग्रामर का सेक्शन रहता था तो उसमें मेरे लिए बहुत हेडेक नहीं था वहाँ पे। फिर भी जो चीज़ें रिवाइज़ करी मैंने, तो आदित्य पब्लिकेशन का एक लेटर के लिए अलग से बुक आती है ग्रामर सेक्शन के अलावा, तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन से लेटर का अपना तैयारी करी थी। और यूथ पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो देता है पूरा कंपाइलेशन, तो वहाँ से ग्रामर सेक्शन का पूरा वो वहाँ से कवर किया था। और रही एसे की बात, तो एसे के लिए मैंने टॉपर्स कॉपी, उसमें भी
मैंने वो पढ़ी, मैंने 3-4 कॉपियाँ पढ़ी कि कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे में यही रहती है कि हमें पता सब कुछ होता है, हम लिख भी देते हैं, लेकिन जब आप ऐसे पढ़ते हैं, खुद अपना ही ऐसे जब आप पढ़ते हैं, तो आपको उसमें लगता है कि ये चीज़ बहुत अलग-अलग जा रहा है। एक पैराग्राफ में कुछ लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में कुछ लिखा है, तो ये चीज़ कनेक्टिंग लाइन्स हर पैराग्राफ पे होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने मतलब अपना टेस्ट में तो लिखा ही लिखा था, और साथ में एक बुक आती है, ये दृष्टि का ऐसे के लिए एक बुक आती है, वो कोटेशंस की बुक अलग से देते हैं, तो कोटेशंस मैंने वहाँ से तैयार किए थे। अच्छा मैम, शुरुआत में जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब टॉपर्स का वीडियोस जब देखना स्टार्ट जी। करते हैं तो सब सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी आपको शुरुआत में स्टार्ट जी। करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए? देखिए, चूँकि मेरी तैयारी जो रही है वो पीसीएस ओरिएंटेड रही है, तो मैंने इस हिसाब से अपनी चीज़ें और अपने सोर्स रखे थे। तो और लेकिन एनसीईआरटी मैंने बताया कि मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो भी क्लास 11th में 2 बुक्स हैं। मैंने एनसीईआरटी के लिए वही बुक प्रेफ़र की थी ज्योग्राफी की, और बाकी इसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी किसी सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी है। और हाँ, ये कहते हैं लोग यूपीएससी के लिए ज़रूरी होता है, बिल्कुल पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वो जो एक आपकी समझ बनाती है। तो लेकिन चूँकि मेरे पास समय भी नहीं था और मुझे लगता है पीसीएस में उतनी नीड भी नहीं थी एनसीईआरटी की, तो मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के अलावा और कोई एनसीईआरटी नहीं करी। अच्छा मैम, आपका टाइम मतलब कैसे आप टाइम आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई करने का, कितना घंटा लगभग पढ़ाई होता था आपका? देखिए, मुझे मैक्सिमम 5 से 6 आवर्स इतना ही मैक्सिमम मिल पाता था। तो इसी में अपना एक पर डे मतलब 2 सब्जेक्ट्स मैं लेके चलती थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में क्या होता है, कभी-कभी आप बोर होने लगते हैं, तो थोड़ा-सा कोई दूसरा सब्जेक्ट मिल जाता है तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी, अपने वीकली टारगेट बनाती थी, पर डे अगर मुझे 6 घंटा पढ़ना है तो 3-3 घंटे में 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी। और वही था कि जब भी आप टारगेट आप बनाते हो, आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि मुझे इस वीक में क्या करना है या इस महीने में मुझे कितना कंप्लीट करना है। और जब आप उस टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाती है। बिना टारगेट के या बिना प्लान के आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो बहुत लॉन्ग जर्नी में बदल जाता है। मैम जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपका जी। मीडियम भी हिंदी रहा है, तो आप उन हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि कहीं न कहीं ये डाउट रहता है मीडियम को लेके। और मैं भी एक बार मुझे भी बीच में जर्नी के बीच में ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये डाउट नहीं आया था, बिल्कुल आया था। मैं भी जब देखती थी तो लगता था कि क्या गलत मैं कर रही हूँ? क्या मुझे अपना मीडियम चेंज कर लेना चाहिए? ऐसा मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया। लेकिन मैंने 1 महीने पढ़ाई भी इवन करी इंग्लिश मीडियम के, कुछ वीडियोज़ मुझे यूट्यूब पे मिल गई, मैंने उसमें और देखा भी, अपना ज्योग्राफी मैंने पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन पढ़ने की एक बात तो मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में भी आया, प्रेजेंट सब कुछ करना। सही था। लेकिन जब एक चीज़ होती है कि जो आपकी जो आपका जो मतलब आपका जो मूल है, जो आप ब्लड नेचर होता है, है ठीक है? जैसे। जब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस हिंदी में है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं पढ़ लूँगी इंग्लिश, मुझे समझ में भी आता है, सब कुछ सही है। लेकिन जो एक प्रेज़ेंट करने की बात होती है, तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस अगर मेरा हिंदी है, तो मैं लिखने में हिंदी में ही कंफर्टेबल थी। मैंने पढ़ा तो 1 महीने, लेकिन जब मैंने अंतर किया दोनों में कि मैं किसमें ज़्यादा अच्छा लिख पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि हिंदी में ही ज़्यादा अच्छा लिख पा रही हूँ। तो हाँ, मीडियम का इशू सबके दिमाग में ये थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन मैं बिल्कुल ये हिंदी मीडियम के स्पेशली छात्रों से कहना चाहूँगी कि मीडियम आपका हिंदी है, और अगर आपको ये विश्वास है कि आप इसी में ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट या किसी भीड़ के उसमें मत चलिए कि ज़्यादा लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो मुझे चेंज कर देना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट हिंदी में दे पा रहे हो तो बिल्कुल आपको वही सक्सेस तक ले जाएगा। अगर शायद मैंने भी अगर इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट कर लिया होता तो शायद अभी 1 साल मुझे और लग रहा होता, या मैं अपना उतना अच्छा नहीं लिख पाती वहाँ पर आंसर। तो बस आपका जो चीज़ है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप वो देखिए, मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे लगता है। और मेन चीज़ प्रेज़ेंटेशन की होती है, कंटेंट की कमी नहीं है किसी भी मीडियम में। आजकल इतने ऑनलाइन सोर्सेज़, मार्केट में सोर्सेज़, हर चीज़ के सोर्सेज़ हिंदी में भी अवेलेबल हैं। बस आप ये देखिए कि आपको कमी शायद प्रेज़ेंटेशन की रह जाती होगी कि आप कैसे अच्छे से प्रेज़ेंट कर लेते हो। और स्पीड में मुझे थोड़ा लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को, जब आप कॉपी में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को शिरोरेखा लगानी होती है, और तो स्पीड भी जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप पूरे उसमें लेटर्स ऐड जोड़-जोड़ के लिखते होते हैं, तो स्पीड, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी में स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है और जल्दी चीज़ें वो चीज़ ख़त्म हो जाती हैं लिखने में। तो उसके लिए बस ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, मतलब विश्वास करिए, मतलब कि मेरा एक भी क्वेश्चन मेंस एग्ज़ाम में नहीं छूटा था। जितने भी पेपर हुए मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई, और बस उसका एक ही रास्ता है कि आप प्रैक्टिस। उसके अलावा आप बिना इस चीज़ में कि आपको मीडियम का क्या डाउट है,
कुछ नहीं, बस सिर्फ आप प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस पे वर्क करिए। हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन है और देखते हैं इस बार दोनों रिजल्ट में पीसीएस का हो यूपीएससी का हो, दिखता है रिजल्ट वो, बस आपका जो मीडियम है आप उस पर विश्वास रखिए, अपना कंटेंट सीमित रखिए और बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस दी और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं इस माध्यम से मैं अपनी बात कह पाई और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।